बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के एमसीक्यूज का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये असल में आज जो पिक्चर है, आपको थोड़ा सा अपना मोबाइल फोन टिल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर जो मैं पीडीएफ में लाया हूँ, तो इसको मैं मजीद छेड़ नहीं सकता यहाँ पर। अच्छा, तो इसमें से सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, अब वो है, मैं जरा इसका पेन जरा नोट करूँ। यस, branch of biology which deals with the study of chemical components। अच्छा, केमिकल कंपोनेंट्स क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, या केमिकल कंपोनेंट्स है किस चीज के? एंड द केमिकल प्रोसेसेस जिस्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, इन सब की स्टडी कहाँ पर हो रही है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं और उनके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, अगर आप उसको स्टडी करोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी, सॉरी, ये मैंने इधर लगा लिया, सी। आप लोग ने टेस्ट परफॉर्म किया होगा, बिल्कुल मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। अब आप अपने नंबर खुद ही चेक कर ले कि कितने आपके सही है, कितने गलत है। बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अब ये दूसरा एमसीक्यूज है कि बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज किस लिए जरूरी है? एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के लिए गलत, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए नो, फिजियोलॉजी और साइटोलॉजी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोग फिजियोलॉजी और साइटोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, साइटोलॉजी में आप सेल की स्टडी करते हैं, और सेल की स्टडी बायोकेमिस्ट्री के बगैर बिल्कुल भी नामुमकिन है। साइटोलॉजी और फिजियोलॉजी में भी ऐसा है। फिजियोलॉजी में आप आंख की फिजियोलॉजी अगर देखना था कि आंख किस तरह काम करते हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं, आंख का क्या स्ट्रक्चर है, तो ये आप आंख की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उधर भी आपको ये चीज नजर आएगा। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें आपको उधर नजर आएंगी। तो इसीलिए अगर आपका बायोकेमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो आप एक अच्छा फिजियोलॉजी भी स्टडी करेंगे, आपकी फिजियोलॉजी भी स्ट्रांग हो जाएगी, साइटोलॉजी भी स्ट्रांग हो जाएगी। थर्ड एमसीक्यूज क्या कर रहा है? थर्ड, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। रेस्पिरेशन, ये भी एक दूसरा प्रोसेस है, ये भी आपने नहीं पढ़ा है। डाइजेशन, ये भी आपने नहीं पढ़ा है, मतलब खुराक हजम होने का अमल। मसल कंट्रैक्शन, जब मसल कंट्रैक्ट हो रहा हो, ये सारे के सारे काम को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस पर हम बेस कर सकते हैं। किस शक्ल में उसके ऊपर बेस कर सकते हैं? टेक्निकल अल्फाज में नहीं, मैकेनिकल अल्फाज में, ये सारे ऐसी एवी ऑप्शन के। साइकोलॉजिकल में नहीं, बायोकेमिकल टर्म्स में, बायोकेमिकल टर्म्स में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। बायोकेमिकल टर्म्स में कि भाई देखो, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये कंबाइन हो जाते हैं, उससे शुगर बन जाता है, और शुगर क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। तो बायोकेमिकल टर्म्स में ही इनको डिफाइन किया जाता है। इसी तरह जो आपका मसल कंट्रैक्शन है, उधर भी हम कहते हैं कि मसल कंट्रैक्ट किस तरह करता है, इस तरह प्रोटीन है वो स्लाइड करते हैं, फिर रिएक्शन हो जाता है, एटीपी प्रोड्यूस हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो इन चीजों को हम बायोकेमिकल टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइम इस तरह करते हैं कि ये टाइप कर लेंगे इसको, क्योंकि बहुत छोटे छोटे है, बट एनी हाउ फिर आप मुझे बता दीजिए कि क्या इस तरह से कोई मसला तो नहीं था। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आप ही लोगों से टाइप कर देंगे इंशाल्लाह इसको, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स, हर जिंदा चीज मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। विच आर जनरली क्लासिफाइड एज, और उन सबको हम क्लासिफाई करते हैं कैसे? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल सही है। जो जिंदा चीजें हैं वो जिन कंपाउंड से मिलकर बना, उनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ही क्लासिफाई किया जाता है। आपका जिस्म ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। पोलर एंड नॉन पोलर कहना अच्छी बात नहीं, मतलब सूट नहीं करता पोलर, हालांकि बॉडी में पोलर और नॉन पोलर चीजें हैं, लेकिन इससे बना हुआ नहीं है। तो एसिड एंड बेस आपकी बॉडी में है, लेकिन आपका जिस्म एसिड एंड बेस से नहीं बना हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट टर्म है कि हमारा जिस्म ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है।
द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी। अगर आप लोगों के पास ये प्रिंट में हो ना तो बड़ा अच्छा होगा। अगर आप फोटोस्टेट से इसको प्रिंट करेंगे फिर बेहतरीन होगा। तो प्रिंट करके ये आपने उस पर साइन किया होगा, आपने उस पर टिक मार के अभी सही करेंगे। द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। एक जिंदा चीज का जिंदा होना इस पे डिपेंड करता है कि वो जाकर अपने माहौल से कुछ मटेरियल लेके उसको अपने जिस्म के अंदर यूटिलाइज करे, तो इससे ये जिंदा रहेगा। ये चीजें जो उसने अपने बॉडी में डाल दी, ये इसके बॉडी में किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, जरा इसमें ऑप्शन बता दीजिए। इससे और क्या बनेगा? केमिकल ऑफ इट्स वन, ये दिखा हुआ है ना यहाँ पर। एंड यूज देम टू मेक केमिकल ऑफ इट्स वन। ये चीजें जो इंसान अपने माहौल से या कोई दूसरा जानदार अपने माहौल से अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, ये अपने ही बॉडी का क्या हिस्से बनता है? जाहिर है आपका जिस्म का जो लिविंग मैटर है वो इससे बनता है, राइट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, लिविंग मैटर। हालांकि ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये आपके सेल ही का हिस्सा है, तो ये भी तो इसे बनता है, तो ये भी इसके साथ आ जाता है। बट मोर स्पेसिफिकली लिविंग मैटर जो है ना, ये सही है। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज। एक जानदार का लाइफ डिपेंड करता है केमिकल, बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज पर। तो बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज पर जो कि हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं भाई? न्यूक्लियस के अंदर एक्टिविटीज है, बॉडी के अंदर है, सेल्स के अंदर है, टिश्यूज के अंदर, ये बहुत क्लोज मैचिंग वो है। तो आप क्या ऑप्शन करेंगे? सेल्स के अंदर। सेल के अंदर इंसान का पूरा जिस्म सेल से बना हुआ है, और सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती है, उन्हीं एक्टिविटीज की वजह से जिंदा जिस्म जिंदा है। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड। एक सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस कलेक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं, चाहे उसमें चीजें टूट रही है या बन रही है, उन सबको मजमुई तौर पर क्या कहा जाएगा? कहा कहा जाएगा? मेटाबॉलिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा, जिस ऑप्शन पे मैंने टिक मार्क नहीं किया उधर मैंने उसके ऑप्शन पे टिक, जैसे कि ऊपर वाला जो है उसमें सेल्स आ रहा है तो वो तो ऑप्शन बी है। मैंने लिविंग मैटर को सर्कल किया हुआ है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद है दोज रिएक्शन इन विच। अच्छा, इसको थोड़ा मैं आपको यहाँ से एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपके जिस्म में कभी ऐसा होता है कि दो चीजें आपस में कंबाइन हो जाती है और उससे एक नया चीज बन जाता है, सपोज सी। जिसमें चीज बन जाती है दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जिसमें कोई चीज बन जाए, एनाबॉलिज्म। इसका एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, पानी एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इनकी मदद से शुगर बन जाता है। शुगर बन जाता है फोटोसिंथेसिस में। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। जाहिर है यहाँ पर आपने लाइट यूज किया हुआ है। तो इसमें देखो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना रहा है, सो ये भी आपका एग्जांपल है किस चीज का? एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब यह है कि कभी कोई चीज टूट जाए, सपोज आपके पास एक चीज है सी। ये सी है, आपने इसको तोड़ दिया, आपने इसको तोड़ दिया, सी को आपने तोड़ दिया, कुछ भी वो बन गया, उससे ए बना और बी बना, या आपने इसको तोड़ दिया। तो तोड़ने को फिर क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज का। ग्लूकोज आपके जिस्म में, ग्लूकोज आपके जिस्म में, हम सब के जिस्म में ये टूट जाता है। टूट जाता है किस चीज में? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और इससे पानी भी बन जाते हैं और साथ में एनर्जी भी आपको मिल जाती है। इसके इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये जो ऐसा प्रोसेस जिसमें चीजें टूट रही होती है उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक, सॉरी, कैटाबॉलिक। केट बनी बिल्ली, बिल्ली से याद रखिएगा। इसका बिल्ली के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जस्ट मजाक में कह रहा हूँ कि कैटाबॉलिक। हाँ, कैटाबॉलिक में से चीजें तोड़ रही थी। अब ये दो तरह की, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक।
जब आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, इन दोनों को एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक, इन दोनों को, इन दो दो तरह के रिएक्शंस को, हमारे सेल में एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहे हैं, हमारे सेल में कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहे हैं। हम इन दोनों को टाइम बचत की खातिर इन सब को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर। those reactions, sorry, those reactions in which simpler substances are combined together to form complex substance are called। और सादा चीजें कंबाइन होकर के एक बड़ा सा पेचीदा कंपाउंड बन, जैसे कि आपको अभी भी मैंने एग्जांपल बता दिया, दो चीजें मिलके कोई और चीज बना रहा है, तो ये कौन सा, इसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक नो, केमिकल रिएक्शन नो, कैटाबॉलिक नो, एनाबॉलिक, ये वाला रिएक्शन से डी इज करेक्ट ऑप्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। ये है कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ, कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ, कार्बन चीज का, किस चीज का बुनियादी एलिमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जी हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट है, तो ए इज करेक्ट। कोवेलेंट कंपाउंड में बेशक कार्बन है, लेकिन वो चलता नहीं है, उसके साथ आप इसको ज्यादा नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ट, क्योंकि इसमें हर एक में कार्बन है। इनऑर्गेनिक नहीं है, बाकी ये भी नहीं है, तो इसमें करप्शन ए है। कोवेलेंट बॉन्ड स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ, कोवेलेंट बॉन्ड स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाट, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आपने देखा होगा कि जब हम, बल्कि जब हम चले जाएंगे इंशाल्लाह बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में, यस, वहां पर हम देखेंगे कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड के अंदर बहुत सारा एनर्जी होता है, स्टोर है इधर, इधर एनर्जी स्टोर है। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं ना, तो ये एनर्जी फिर रिलीज हो जाती है। दोबारा बताता हूं, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं ना, तो फिर ये जो एनर्जी है, ये आपको मिल जाएगी किसकी शक्ल में, एटीपी की शक्ल में आपको ये मिल जाएगी। मैं सब उसको सादा अल्फाज में बता रहा हूँ कि इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड, इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, बस ये टूटेगा तो फिर यहाँ से एनर्जी आपके एटीपी में आ जाएगा। एटीपी पे हमारे और आपकी बॉडी को एनर्जी गई, यहाँ से बॉन्ड से डायरेक्ट एनर्जी हम हमें और आपको नहीं मिलती है, तो एक शक्ल में आ जानी चाहिए। जब एनर्जी की शक्ल एटीपी इख्तियार कर लेती है, तब जाकर हमें वो मिल जाता है। और आप लोगों को एटीपी पढ़ाया गया है, न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में डिटेल से आपको एटीपी पढ़ाया गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी, एटीपी, एडीपी, ये आपको पढ़ाया गया। व्हेन अच्छा, ये तो हो गया 11 तक हो गया, डन। अब हम जाएंगे 12, एमसीक्यूज नंबर 12 से जाकर ऑनवर्ड देखते हैं। यस, यहां से आते हैं। अच्छा, वो जो एमसीक्यूज नंबर 11 है, वो आपके पास नोट्स में होगा। उसमें ये कहता है कि कार्बन, उसमें एमसीक्यूज नंबर 11 कहता है कि कार्बन जब चार बॉन्ड बना लेते हैं, चार बॉन्ड, चार चीजों के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो इससे किस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टाहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन, चार कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर बनेगा, तो टेट्राहेड्रॉन इसका करेक्ट ऑप्शन है, टेट्राहेड्रॉन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब देखो 12 क्या कह रहे हैं, सीसी बॉन्ड फॉर्म अ स्केलेटन ऑफ, सीसी बॉन्ड जो है वो किस चीज का ढांचा बना रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या लार्ज या फ्रॉग या स्मॉल मॉलिक्यूल। देखिए, स्मॉल मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो सकता है, लार्ज मॉलिक्यूल में हो सकता है, मेंढक में भी सीसी बॉन्ड है, लेकिन इसके लिए अच्छा लफ्ज है कि अगर इसको ऑर्गेनिक बोला जाए, क्योंकि ये जो सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सी, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो आपको मिल जाते हैं, उनका अगर खासकर लंबे लंबे चेन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें ये सी सी बॉन्ड है। आप लोग अभी तक सेकेंड ईयर में नहीं गए हो,
इंशाल्लाह ये चीजें आपके सेकेंड ईयर का टॉपिक है, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन किस तरह से मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सीसी बॉन्ड जो है ये आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में है। तो ए इज करेक्ट। In amino acids, the peptide bond is formed by the combination of carbon with एक मतलब अमीनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल भी किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोगों ने जवाब भी बताया था। पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तो एक अमीनो एसिड का जो कार्बन है वो दूसरे अमीनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, वो यही पूछ रहे हैं। तो कार्बन किसके साथ मिलेगा? नाइट्रोजन के साथ मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर सी पे क्लिक कर देंगे। Large organic molecules such as cellulose, fats, protein are also known as, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे सेलुलोज है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, सेलुलोज है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, इनको कहा जाता है आल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है? इसका नाम मेगा मॉलिक्यूल है, माइक्रो है, या पोली। माइक्रो का मतलब है छोटे मॉलिक्यूल, माइक्रो। मेगा का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल। पोली मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ये सही लफ्ज है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल थे, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हम लोग बी को सेलेक्ट करेंगे, ये वाला करेक्ट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से कुछ एमसीक्यूज है कि इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेरीज फ्रॉम, जानवरों में वाटर के जो अमाउंट है वो वेरी करता है 65 से लेकर 89% तक। आप लोगों की बुक में जो वैल्यू है वो आप ले, सिंध बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, चूंकि सारे पाकिस्तान के आल बोर्ड वाले के साथ है, आपकी बोर्ड में ये वैल्यू आप अपनी बुक से रखो, कोई मसला नहीं, जो आपकी बुक में है बस वही वैल्यू ले लें। ठीक है, वैल्यूज अक्सर मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि उधर थोड़ी बहुत डिफरेंस होगी, वो आप अपने हिसाब से चले जाए, कोई आसमान नहीं गिरेगा। ह्यूमन टिश्यूज कंटेन अबाउट 20% वाटर, इंसान की टिश्यू में हड्डियों में 20% पानी है, बोनसन, और 85% पानी। बाज बुक में लिखा होगा 80% पानी, कोई मसला नहीं है। 85% पानी कहाँ पर मौजूद है? ब्रेन सेल के अंदर मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस ऑफ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होते हैं वो किस चीज की मौजूदगी में होते हैं? पानी की मौजूदगी में। पानी होगा तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वाटर वाटर हैज ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम चेंज इन इट्स वन, पानी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है लेकिन खुद इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यही वो सवाल ये कह रहा है कि वाटर के अंदर ये सलाहियत है कि ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करे और इसका अपना कम से कम चेंज होगा, इसका अपना कम से कम अपना व्हाट, क्या इसका क्या कम से कम चेंज होगा? इसका अपना टेम्परेचर कम से कम चेंज होगा। तो ये आ जाएगा टेम्परेचर सी। वाटर वर्क्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, पानी बतौर टेम्परेचर स्टेबलाइजर के काम करता है। मतलब अगर किसी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा आ रहा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो पानी आकर उस हीट को वापस कम कर देगा, ये इसने स्टेबलाइज कर दिया। वाटर वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के अंदर, इन द एनवायरमेंट, माहौल, अपने माहौल के अंदर जो जानदार रहते हैं उनके बॉडी में एज अ स्टेबलाइजर काम करता है क्या? पानी। एंड हेंस, और इस वजह से प्रोटेक्ट्स लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन, और जिंदा चीजों को हिफाजत करते हैं यकदम, किस किस चीज से? यकदम में क्या क्या अगर हो जाए? ऑस्मोटिक चेंज हो जाए, थर्मल, थर्रर, पोटेंशियल, सारे ऑप्शन में से ये थर्मल चेंज जो है करेक्ट ऑप्शन है। मतलब यकदम से, अगर थर्मल चेंज मतलब अगर हीट की चेंज आ जाए एकदम से, तो थर्मल चेंज की ये से हिफाजत करते हैं जानदारों की, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 574 किलो कैलोरी पर केजी, कभी कभी आपको पर ग्राम में मिलेगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट आपको पढ़ाया गया है नोट्स में, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हीट ऑपरेशन ऑफ वाटर, पानी का जो स्पेसिफिक हीट है 1 किलोग्राम, अगर आपने वहां पर आपने 1 ग्राम लिया था, 1 ग्राम का वैल्यू कुछ और है मेरे भाई, 1 किलोग्राम का कुछ और है, तो कीप इन माइंड यहाँ पर किलोग्राम है। 1 किलोग्राम पानी का स्पेसिफिक हीट जो है 574 किलो कैलोरी है, 1 किलोग्राम, ग्राम नहीं। शायद कभी आप ग्राम सुनोगे तो वो ग्राम के हिसाब से होगा, जो आपको कोई और वैल्यू होगी, इससे थोड़ी सी छोटी होगी, वो ग्राम के हिसाब से होगा। इसी वैल्यू को भी आप 1000 से डिवाइड करें तो आ जाएगा। विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय, हीट की रेगुलेशन
तो होती है, ठीक है, जहां भी हमने पढ़ा कि बॉडी के अंदर हीट रेगुलेट होता है। अब ये हीट पैदा कैसे होता है वो आपको दिया हुआ है, रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से, तो सब के सब वो है, गलत है, ऑक्सीडेशन से हीट प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर। एवोपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर, इसका तो बाकायदा मैंने नोट्स में एमसीक्यू डाला था कि 1 लीटर पानी में से अगर सिर्फ 2 ml पानी उड़ जाए, 2 ml पानी उड़ जाए, तो ये बकमांदा सारे पानी का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देता है। लोअर द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग 998, जो बच गया था 998 ml पानी बच गया, 2 ml तो चला गया। 1000 ml 1 लीटर है ना, 1000 ml 1 लीटर है, तो 1000 ml में से सिर्फ 2 ml उड़ गया, 998 ml पानी रह गया, इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 825 डिग्री सेंटीग्रेड। द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द हाइड्रोजन इन OH आयन इन द प्योर वाटर इज अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन और OH आयन कितनी, इसकी तादाद कितनी होगी, ये अभी आप लोगों का तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह केमिस्ट्री में हम आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में ये टॉपिक आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि भाई पानी के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाइड्रोजन आयन की तादाद 10⁻⁻7 है, और हाइड्रो OH आयन की तादाद भी 10⁻⁻7 है, तो इनकी तादाद -10⁻⁻7 है, तो हम लोग ए ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट, पानी एक जबरदस्त किस्म का लुब्रिकेंट भी है। दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये हिफाजत भी देता है अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम, किस चीज की वजह से जो डैमेज आएगा, फ्रिक्शन की वजह से। अगर आपकी बॉडी में कोई फ्रिक्शन हो रही है, जैसे आपके आंख का जो पर्दा है, जब आप आंख बंद कर देते हैं, खोल देते हैं, तो ये आप जो पर्दा है ये आपके आंख के साथ फ्रिक्शन करता है, फ्रिक्शन से नुकसान हो सकता है। आप हाथ को ना, आप हाथ को रब करें तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, इसके साथ इसके होते फ्रिक्शन, और इससे नुकसान हो सकता है। तो आपके आंख को नुकसान क्यों नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर पानी है जो फ्रिक्शन बचा देता है। तो हम यहाँ पर फ्रिक्शन का आंसर लाएंगे। Water also forms a fluid cushion around organs that helps to protect them. पानी, बाज औकात पानी आपके जिस्म के आसपास इस तरह पिलोज बना रहा है ताकि कोई ट्रॉमा आ जाए, कोई एक्सीडेंट आ जाए, उससे आपको बचा सके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर also forms a cushion around the organ that helps to protect them from damage। अब ये डैमेज से ट्रॉमा, मतलब ये भी कि कभी एक्सीडेंट हो जाए, तो ये ज्यादा मैच करता है, ट्रॉमा का जो लफ्ज है, इट इज मैचिंग मोर। अच्छा, 25 कह रहा है कि मिल्क, शुगर, स्टार्च, पेपर, रूट ट्यूबर्स आर एग्जांपल ऑफ, कहता है ये किस चीज की एग्जांपल है, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हुआ तो खैर इसको फिर नेक्स्ट में भी कर लेते हैं, वैसा नहीं है, नेक्स्ट में सेगमेंट इसको मुकम्मल कर लेते हैं। इस सवाल के अंदर एक छोटी सी इसकी चीज में थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन मैं आपको वो करेक्ट कर देता हूँ। इसका जवाब उन्होंने अल आफ्ताब कर दिया हुआ है, मिल्क, शुगर, स्टार्च, पेपर और रूट ट्यूबर्स। शुगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कागज नहीं, आपका पेपर, ये जो सामने आपका पेपर है, पेपर भी कार्बोहाइड्रेट है, आलू भी कार्बोहाइड्रेट है, बेशक ये सारे। लेकिन जो मिल्क डाला हुआ है ना, मिल्क, मिल्क को डालने से इसका जवाब चेंज हो जाएगा। इसकी वजह क्या है कि मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो है, बिल्कुल मौजूद है, हाँ, उसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज एक शुगर है ना, आपने नाम सुना लैक्टोज, तो मिल्क के अंदर लैक्टोज है। उसकी खातिर अगर देखा जाए ना, तो फिर आपका जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। ये सारे एग्जांपल है, किसी के कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। और जब कीज मैंने देखा, इसका की भी उन्होंने ए बनाया हुआ है, हालांकि वो लोग इस हद तक सही है, बट अब हकीकत में आपने देखो, हर इंसान एमसीक्यू जब बनाते हैं तो कभी कभी कुछ में कोई ना कोई कमजोरी आ भी जाती है, मिस्टेक्स होते रहते हैं। इसको, इस एमसीक्यूज को इस नियत से बनाया हुआ है कि चूंकि मिल्क के अंदर भी लैक्टोज है, तो उस हिसाब से इसका जवाब कार्बोहाइड्रेट ही आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा कि मिल्क के अंदर
प्रोटीन भी है, मिल्क के अंदर लिपिड्स भी है, दूध के अंदर। ये आपको जस्ट मैं एज एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि ये मिल्क के अंदर मौजूद है। हाँ, अब इस लिबास से अगर अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि ये किस एग्जांपल है, तो आप बोलो ये सारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है, फिर तो ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। सो ये ना समझे कि मिल्क सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट, ये गलत है भाई। मिल्क के अंदर प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी है। सो बारह ये एमसीक्यू में कमजोरी आती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट फिर आपको इंशाल्लाह बस बता देते हैं।